एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की इस क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं हम संभव बैच, जिसमें कि आपकी डेली जो है 2 वीडियोस आपको मिलेगी। पहली वीडियो होगी आपकी कंटेंट से रिलेटेड और दूसरी वीडियो होगी आपकी एमसीक्यू से रिलेटेड। तो सेम ही आपका टॉपिक रहेगा, उसी के एमसीक्यूज होंगे। तो इससे क्या होगा, कंटेंट की नॉलेज हो जाएगी और प्लस आपको फिर उसी के एमसीक्यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर वो टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम अपना सिलेबस लेके चलेंगे पूरा का पूरा और इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, DSSP TGT सोशल साइंस का संभव बैच है ये। आप सभी आ जाइए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर जाकर। इसके अलावा आप ये तो चेक करते रहना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि इसमें जो भी प्लेलिस्ट होगी इंपॉर्टेंट वो मैं यहाँ पर सभी की सभी यहाँ पर लिंक कर दूंगी इसके साथ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है हमारा पावर शेयरिंग। लेकिन इस संभव बैच में पहला टॉपिक पावर शेयरिंग है। इससे पहले हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं सिविक्स का। ये सिर्फ इसी वाली वीडियो मैंने मेंशन किया है, हर वीडियो में मैं सिलेबस मेंशन नहीं करूंगी। एक बार देख लेते हैं ना। पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, इसके अलावा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इलेक्शंस, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, देन पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट लाइक नेपाल एंड बोलिविया। देन डेमोक्रेसी के बारे में सब कुछ है, इसके फीचर्स है, कॉन्सेप्ट है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसके अलावा इलेक्शंस है। साथ ही में डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, संविधान से रिलेटेड टॉपिक्स है, इसकी फ्रेमिंग, अडॉप्शन, इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस के कामकाज जो वर्किंग होते हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पार्लियामेंट, जुडिशरी एक्सेट्रा। देन है आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यानी मौलिक अधिकार। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। टॉपिक है हमारा सत्ता की साझेदारी। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक वर्ड है डेमोक्रेसी। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें पावर शेयरिंग, तो पावर का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि एक पावर है उसको शेयर कर दिया तो वो खत्म हो गई है, जितने लोगों में शेयर किया तो पावर एकदम खत्म हो गई है। यहाँ पर इस चैप्टर में पावर को शेयर करने का मतलब है स्ट्रेंथ को बढ़ाना। किसकी स्ट्रेंथ है? ये है हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे कि एक फैमिली में अगर सबके पास पावर होगी, हर एक फैमिली मेंबर के बारे में पूछा जाएगा, कोई डिसीजन मेकिंग है उसमें सभी का जो राय है वो ली जाएगी, तो सभी को अच्छा लगेगा, तो फैमिली स्ट्रांग रहेगी। सेम सिचुएशन एक कंट्री के साथ भी होती है। अगर सभी को पावर मिल जाएगी, सभी का पार्टिसिपेशन देश में होगा, तो कंट्री स्ट्रांग रहेगी, सबको लगेगा हाँ हमारी भी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर ये देखिए, पर मैं इससे पहले एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करूंगी। अभी तक के पैटर्न में हमने ये देखा है कि एक ही चीज देखने को मिले, फैक्चुअल चीजें अब नहीं आ रही है कि हाँ भाई एक लाइन आ गई, उसमें रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया और आपने उसका आंसर दे दिया। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस बनाते हैं, क्योंकि कहाँ से लाएंगे क्वेश्चंस इतने सारे, तो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस बनाने ही पड़ेंगे। दूसरा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है तो लेवल भी अब बढ़ गया है, और अब जो है स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं कई बार। तो अभी जो लास्ट एग्जाम गया था इसमें यही देखने को मिला था कि ऐसे चैप्टर सिविक्स के उनमें ऐसे कैसे उठा के क्वेश्चंस दे दिए हैं और बच्चे समझ रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इस तरीके से इस सिचुएशन को देखना है हमें। तो सिर्फ सत्ता की साझेदारी क्या होता है ये नहीं समझना है, ये कैसे कहाँ अप्लाई होती है, किन किन चीजों के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड और कौन से टॉपिक हो सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये चैप्टर समझना है, पावर शेयरिंग। ठीक है, सब कुछ चीज बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, एंड आई होप आपको अच्छे समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले एक आपका वर्ड है डेमोक्रेसी, इसको देख लेते हैं क्या है ये। तो मोस्टली आप सभी इस चीज को यानी लोकतंत्र को एक चीज से जानते हैं, ये होता है आपका रूल बाय द पीपल, यानी लोगों द्वारा शासन। ठीक है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन होते हैं जिनको आप कह सकते हो विधायिका, लेजिस्लेचर, इसके अलावा जुडिशरी, आपकी न्यायपालिका, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। ये तीन मिलकर अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो पावर है उसके ऊपर कंट्रोल भी रखते हैं। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होती हैं वहां पर इस तरीके से काम होता है। ठीक है, एक तरीके शक्ति का बंटवारा ही तो कहेंगे ना इसको। तो डेमोक्रेसी में शक्तियों को जो है वो बांट दिया जाता है अलग अलग कह सकते हैं ऑर्गन्स के पास। तो इनमें क्या होता है कि हर एक के पास अपना अलग अलग काम होता है करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राजा है, ठीक है, एक किंग है, उसके पास सारा का सारा जो रूल करने की जो पावर है वो सारी उसी के पास है। जैसे एक डायलॉग भी है, मैं ही राजा मैं ही मेरे शब्द
ही मेरी सरकार है या व्हाटएवर इट इज, ठीक है, जो भी कुछ ऐसे होता है कि राजा ने जो कह दिया वही जो है न्याय है, वही सब कुछ है, तो वो वाली चीज नहीं है। यहाँ पे ऑर्गन्स है अलग अलग, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो ये इनका अलग तरीके से और एकदम फ्रीली होके काम करना ही क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी। हालांकि फ्रीली भी पूरी तरीके से काम नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो सब हम आगे चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है, ये आपके अगर वर्ड की हम बात करें तो ये कहाँ से आता है, एक वर्ड है आपका डेमोस, ठीक है, कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का ये वर्ड है डेमोस, जिसका मतलब क्या होता है, द पीपल, ठीक है, यानी लोग। और एक और शब्द है आपका क्रेशिया या क्रेशिया, ठीक है, और इस वर्ड का मतलब क्या होता है, पावर या फिर अथॉरिटी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। टाइम मत देखिए कि कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि बाकी सब तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है वो जरूरी है। तो पावर यानी अथॉरिटी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, जो क्या करती है, दैट गिव्स पावर टू द पीपल, जो कि किसको पावर देती है, पीपल को, यानी लोगों को पावर देती है, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा फोकस किन के ऊपर होता है, लोगों के ऊपर होता है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी में। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई राजा है जो अपने हिसाब से रूल कर रहा है, नहीं, यहाँ पे कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं। यहाँ पे हम बेल्जियम और श्रीलंका, दो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दोनों ही, इनकी स्टोरीज के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सत्ता की साझेदारी क्या होती है, कैसे होती है, इसकी जरूरत क्यों है, और किस तरीके से इसको सही तरीके से यूज करके एक देश को एक बढ़िया कंट्री बनाया जा सकता है। और इसी के कह सकते कमी की वजह से एक कंट्री टूट भी सकती है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, इसके अलावा बेल्जियम की कंडीशन देखेंगे, उसकी क्या समझदारी रही सत्ता की साझेदारी को लेकर, सत्ता की साझेदारी क्यों और इसके रूप कितने होते हैं, ये भी हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग, इसका मतलब होता है जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। जैसे कि मैंने फैमिली का आपको एग्जाम्पल देकर बताया था कि फैमिली में सभी मेंबर्स का अगर पार्टिसिपेशन होगा और इक्वल पार्टिसिपेशन होगा तो फैमिली स्ट्रांग रहेगी। लेकिन फैमिली में अगर एक दो की राय ही ली जाएगी और बाकी सब को पूछा ही नहीं जाएगा, तो वहां पर फैमिली टूटने की कगार पर आ जाएगी। तो ये होता है कि सत्ता की साझेदारी, जब किसी शासन व्यवस्था में सभी को ही भागीदारी का राइट मिल जाता है, यानी सभी भागीदारी निभाते हैं, पार्टिसिपेशन उसमें करते हैं। अब पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं वो अलग अलग चीज होती है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्या है, ठीक है। सबसे पहले समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। कैसे जरूरी है कि कई बार क्या होता है, मैटर्स जो हैं वो इतने ज्यादा हिंसक रूप ले लेते हैं कि कंट्री जो टूटने कगार पर आ जाती है। तो अगर शांति बनाए रखनी है तो फिर सत्ता में साझेदारी समाज के हर वर्ग को देनी पड़ेगी। दूसरे, सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से भी बचा जा सकता है। क्या होता है बहुसंख्यक का मतलब होता है मेजोरिटी जो है, मतलब कि किसी कंट्री में जो जिनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है, अगर वही रूल करेंगे तो क्या होगा, जो अल्पसंख्यक है उनके राइट्स तो खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये भी शांति बनाए रखने के लिए खतरा है। और यहाँ पे बहुसंख्यक जो है वो वर्ग, अगर सत्ता की साझेदारी सभी को दी जाएगी तो बहुसंख्यक वर्ग अपनी मनमानी नहीं चला पाएगा। थर्ड है, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। आपको स्ट्रेट क्वेश्चन दिया जा सकता है ऐसे ही कि 3 पॉइंट दे दिए गए और फिर बोला गया है कि सत्ता की साझेदारी इनमें से कौन कौन से पॉइंट है, सही बताइए, ए बी सी और ए बी या फिर बी, इस तरीके से करके। तो एक एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है यहाँ पर। तो लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र की जो जो चीजें होती हैं कि लोकतंत्र में बोला जाता है कि सभी का पार्टिसिपेशन होगा और सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, सभी को समान तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिया जाएगा। तो इस वजह से बोला गया है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान, कि जो मेन जिस चीज को लोकतंत्र बोला जाता है उसमें सारी चीजें ही हम फॉलो करेंगे, तो उसमें एक सत्ता की साझेदारी भी आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों कंट्रीज कौन से रहने वाली है। एक तो आपके बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका। इन दोनों में देखेंगे कि इन्होंने दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और दोनों ने किस तरीके से अपने अपने कंट्री में जो प्रॉब्लम्स आई थी उसको सॉल्व करने की कोशिश करी।
तो यहाँ पर बेल्जियम जो है ये इसका ध्वज है, कुल चिन्ह है, और इसके अलावा यहाँ पर जर्मन में इस तरीके से लिखते हैं, फ्रांसीसी और डच में इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। तो ये देखिए 3 चीज यहाँ पर आपको देखने को मिले, 3 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यही हम चैप्टर में देखेंगे। अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो बाद में ये चीज हम पढ़ेंगे, पर इसको पहले ही देख लेते हैं एक बार। आपको ये भी अभी बताना है ना कि जो बेल्जियम है उसकी बाउंड्रीज किससे मिलती हैं। ये कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो देखिए ये रहा नीदरलैंड, इधर ये रहा आपका लग्जमबर्ग, और ये रहा आपका जर्मनी, ठीक है। ये रहा आपका जर्मनी। इन तीनों की बात हुई है आपके चैप्टर में कि ये रहा है ना, कि इनसे घिरा हुआ है, इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, यानी बॉर्डर टच हो रहे हैं। अब देखिए बेल्जियम के बारे में बात करते हैं। तो बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट, पावर शेयरिंग, यानी पावर को शेयर करना है। और हम किसके बारे में बात करें यहाँ पर, बेल्जियम के बारे में, ठीक है। तो बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप की, जिसकी जो राजधानी है, जिसकी जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी लगभग हरियाणा, हमारे एक स्टेट है हरियाणा, उससे भी लगभग आधी है, परंतु इसके समाज की जो बनावट है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वैसे देखा जाए तो हमारे जो इंडिया है, जो भारत है, उसकी जो बनावट है वो भी काफी कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है यहाँ पर भी। लेकिन बेल्जियम की सिचुएशन कुछ अलग थी। हमने भी तो बहुत सारी चीजें करी है ना, जैसे कि अगर बात करें इंडिया के बारे में, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट है, उनकी जो लैंग्वेजेस है वो भी अलग है। अगर हम बोलने लगे कि हम तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज ही अपने पूरे देश पर ही लागू करेंगे, चाहे वो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ, कुछ भी हो जाए हम, लेकिन हिंदी ही बोली जाएगी। तो क्या होगा, सब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और देश हमारा टूट जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या चीज फॉलो करी कि अपनी हर एक जो स्टेट है उनको सम्मान दिया जाएगा, उनकी डाइवर्सिटी को, और उनको उनके हिसाब से पावर दे दी जाएगी, है ना। लेकिन हर किसी कंट्री की बस की बात नहीं थी। अब देखते हैं बेल्जियम का एग्जांपल, इसने क्या किया। इसमें भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिली, सॉरी। जैसे कि 59% लोग यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले थे और 40% लोग यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले थे, बाकी का 1% जो था वो जर्मन बोलने वाले थे। इस चीज को मैं आपको अभी याद करा दूंगी, कौन कितने परसेंट था, कहाँ पे रहता था। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इससे पिछले वाले एग्जाम में केवीएस में यहीं से क्वेश्चन आया था, बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था। बेल्जियम का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, और यहाँ पर ये प्रॉपर नंबर इन्होंने पूछा था कि कितने कहाँ के लोग हैं, और फिर स्टेटमेंट बना दी थी इसकी, ठीक है। तो स्टेटमेंट में अगर आपको डेटा याद ही नहीं है, वहां पे अगर इन्होंने लिख दिया 51%, तो आपने वहां पे ए सही कर दिया, तो वहां पे आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा भी आपको याद रखना कहीं ना कहीं जरूरी है। ये डेटा मैं आपको बिल्कुल अभी के अभी याद करवा दूंगी, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये रहा, अभी हमने मैप पर देखा था, ये फिर से दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो ये बेल्जियम है, बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र। यहाँ पर ये जो आपका ये वाला जो एरिया है, ये है क्या, आपकी कैपिटल, यानी ये आपकी राजधानी है यहाँ की, बेल्जियम की। इसके अलावा वेलोना नाम आपको याद रखना है, फ्लेमिश नाम आपको याद रखना है। तो वेलोना जो है वो आपका ये रेड वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है। ये है आपका वेलोनिया, ठीक है। इसके अलावा ये जो दूसरे वाला है फ्लेमिश, ये है आपका येलो वाला पार्ट, फ्लेमिश, ठीक है। ये W है, ये F है। इसके अलावा ये आपको ये बाउंड्री के साथ थोड़ा सा ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये सारा है आपका जर्मन भाषी। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक तरीके से आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा, यानी लैंग्वेज के हिसाब से चीजें बटी हुई हैं। यही आपको सबसे पहले याद कर लेनी यहाँ पर, ठीक है, जो कि मैं आपको अभी करवाने वाली हूँ याद। यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड बताना भूल गई, जातीय, ठीक है। जातीय वर्ड जो है ये मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पर इसको देख लेते हैं एक बार। जातीय, इस जातीय वर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एथनिक ग्रुप भी इनको बोल सकते हैं, ETHNIC, एथनिक ग्रुप भी आप इनको बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये कह सकते हैं एक तरीके का सोशल डिविजन है। क्या है, एक तरीके का सोशल डिविजन है, जहां पर एक ही जैसे क्या है, फिजिकल टाइप, एक ही जैसा फिजिकल टाइप हो सकता है इनका कल्चर एक जैसा हो सकता है, या फिर दोनों ही चीजें एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या चीज जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो सेम ही धर्म से हो, या फिर सेम ही आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता से हो, ठीक है।
दोबारा से देखेंगे इसको, सेम रिलीजन और सेम नेशनैलिटी के हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं एक जैसे इनके पूर्वज रहे होंगे और एक जैसे इनका फिजिकल टाइप और कल्चरल जो बनावट है वो भी एक जैसी रही होगी। लेकिन ये किसी बाउंड्री के मोहताज नहीं है ये समूह, यानी जरूरी नहीं है कि एक दो देश में रहने वाले लोग भी एक ही जातीय समुदाय के हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। तो एथनिक ग्रुप है कि मतलब एक ही जैसे दिखने वाले, एक ही जैसे कल्चर को फॉलो करने वाला एक सोशल ग्रुप, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो ये बेल्जियम की जातीय बनावट में ये था। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई है, ये येलो वाला पार्ट है फ्लेमिश और ये वाला है आपका वेलोनिया। अब देख लेते हैं कि बात क्या हुई है। चलिए, जो मैंने कॉलम बनाया हुआ है ये आपको याद करवाने के लिए ही बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लैंग्वेज लिख लेते हैं, यहाँ पे आपका लिख लेते हैं रीजन यानी कौन सी जगह है, और यहाँ पर आपका देख लेते हैं परसेंटेज, कौन सा कितना है। तो ये दो तरीके से डेटा है। सबसे पहले हम डेटा डिस्कस करेंगे, ये है आपका पूरा कंट्री डेटा। इसको बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है, याद रखना है तो याद रखना ही है, क्योंकि एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन की बात है, अगर ये डेटा अगर आप भूल गए तो क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा आने लगे आजकल। तो लैंग्वेज में क्या है, पूरी कंट्री में जो है डच भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा? डच भाषा। कौन से एरिया में? फ्लैमिश एरिया में। और ये कितनी परसेंट थी बोली जाती थी? 59%, ठीक है। ये भी हम कंट्री की बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री में डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादातर कहां पर रहते थे? फ्लैमिश में, फ्लैमिश एरिया में। और कितने परसेंट लोग की भाषा बोलते थे? लगभग 59%। दूसरा नंबर आता है आपका फ्रेंच लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच लैंग्वेज है। और ये लोग कहां पर रहते थे? आपके वेलोनिया, ठीक है। और कितना? 40% ये लोग बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है फ्लैमिश एरिया में कितने कौन से भाषी लोग रहते हैं? ज्यादातर डच भाषी लोग रहते हैं, जो कितने, जिनका परसेंटेज कितना है? 59%। और 40% लोग वेलोनिया में रहते हैं, और ये कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं दूसरे वाले डेटा पर, जो कि आपका कैपिटल डेटा। कैपिटल में जो डेटा है उसकी कंडीशन बिल्कुल अलग है। कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में पहले आपके लैंग्वेज है डच। डच लैंग्वेज को 20% लोग बोलते हैं, और दूसरा है आपका फ्रेंच लैंग्वेज को 80% लोग बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। यानी कंट्री में लैंग्वेज का अगर आप परसेंटेज देखें तो डच भाषा बोलने वाले लोग कितने? 59%। और वहीं पर अगर हम ब्रुसेल्स में देखें तो डच भाषा बोलने वाले हैं 20%। तो जहां पर पूरे कंट्री में बहुभाषी बहुसंख्यक हैं या बहुभाषी लोग हैं डच, तो ये हो जाएंगे। लेकिन अगर कैपिटल की बात करें तो ये पलट जाएगी कंडीशन बिल्कुल। यहाँ पर जो डच भाषी लोग हैं ये अल्पसंख्यक हैं, और पूरी कंट्री में देखा जाए तो ये बहुसंख्यक है। तो आपको एक तरीके से आपको याद कर लेना है MCD, और दूसरा है आपका MBF। ऐसे आपको परेशानी नहीं होगी। MCD का मतलब क्या है? आपका मेजॉरिटी। M का मतलब है मेजॉरिटी, दोनों में मेजॉरिटी। C है आपका कैपिटल, यानी जो मेजॉरिटी है कैपिटल में किनकी है? डच भाषी लोगों की। और मेजॉरिटी ब्रुसेल्स में किनकी है? फ्रेंच भाषी लोगों की। अगर आप ऐसे याद करना चाहें तो, ठीक है। वैसे टफ तो नहीं रहेगा आपके लिए याद रखना, पर अगर ये आप दो वर्ड याद रख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होगी नहीं। तो MCD और MBF। MCD का मतलब मेजॉरिटी कहां पर? कंट्री में कौन से भाषा बोलने वालों के? डच भाषा बोलने वालों के। MCD, डी से क्या? डच। और मेजॉरिटी ब्रुसेल्स में, बी का मतलब ब्रुसेल्स यानी राजधानी वाला जो एरिया है, इसमें फ्रेंच जो लैंग्वेज बोलने वालों के वो ज्यादा है, ठीक है। तो MCD और MBF, ये अगर आपने याद रख लिया तो आपको सब कुछ याद रहेगा, क्योंकि जो कंट्री में बहुसंख्यक है वो कैपिटल में अल्पसंख्यक है। इस तरीके से आपको डेटा याद रखना है। आई होप आपको ये डेटा याद हो गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। जल्दी से मुझे बताइए, जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो कंट्री में ज्यादा है या फिर कैपिटल में ज्यादा है? जल्दी से बताइए। MCD, MBF, अब बताइए। फ्रेंच भाषा बोलने वाले कंट्री में ज्यादा है या कैपिटल में ज्यादा है?
MBF, F मतलब फ्रेंच, ये रहा आपका फ्रेंच, और ये क्या था B यानी ब्रुसेल्स, यानी कि कैपिटल में, ठीक है, रहेगा ना याद। तो ये तरीका बिल्कुल बढ़िया है अगर आप याद रखना चाहो तो, वैसे तो आप बिना इसके भी याद रख सकते हो। तो ये चीज आपकी एकदम क्लियर हो गई। यहाँ पर एक चीज रह गई आपकी, जर्मन भाषी लोग भी हैं, ये जो साइड में है ना, ये वाला जो एरिया है जर्मन भाषी लोग, ये कितने परसेंट है आपका, ये है आपका पूरे के पूरे बेल्जियंस, यानी पूरे के पूरे बेल्जियम में जर्मन भाषा कितने परसेंट लोग बोलते हैं, सिर्फ 1% लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 59% क्या बोला जाता है, 40% क्या बोला जाता है, और 20% कहाँ पे कौन बोलता है, 80%। ये आपका पूरा का पूरा डेटा है। 59% डच लैंग्वेज, 40% आपकी फ्रेंच लैंग्वेज, 20% आपकी, क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा हो गया है तो ये आएगी आपकी डच लैंग्वेज, 80% होगी आपकी फ्रेंच लैंग्वेज। यानी जो कैपिटल में अल्पसंख्यक है वो कंट्री में बहुसंख्यक है। यहां तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हुआ बेल्जियम की। अब आपको पूरे तरीके से पता चल गया क्या क्या कंडीशन रही। यहाँ पर दोबारा से आते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। मैं चाहती हूँ आपको टॉपिक ना बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं हो कि ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लिया है टॉपिक, समझ में कुछ आया नहीं। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप एमसीक्यूज जो है वो प्रॉपर तरीके से एक भी गलती किए बिना अटेम्प्ट कर ले, है ना। तो बेल्जियम के समाज की जातीय व्यवस्था हमने क्या देखा कि यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसमें कि मेन जो सिचुएशन देखने को मिली है वो लैंग्वेज बेस पे देखने को मिली है, जिसमें कि लैंग्वेज के आधार पर लोग बटे हुए हैं। कितने कहाँ बटे हुए हैं ये हमने देख ही लिया है। यहाँ पर कंट्री के हिसाब से बटे हुए हैं लोग और कैपिटल में अलग माहौल देखने को मिला है। तो दो तरीके की कंडीशन देखने को मिली। तो यहाँ पर ये कैपिटल और कंट्री वाले टकराव की स्थिति में बने, क्योंकि जो अल्पसंख्यक थे, क्या हुआ था, जो कंट्री में बहुसंख्यक थे वो कौन से थे, डच भाषा बोलने वाले, और कैपिटल में जो बहुसंख्यक थे वो थे फ्रेंच भाषा को बोलने वाले। तो दिक्कत ये थी इरेज कर लेते हैं इसको। कंट्री में बहुसंख्यक कौन है, डच भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है, और अल्पसंख्यक कौन है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। ये बात क्लियर है। लेकिन ये अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी काफी ज्यादा समृद्ध थे, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। कंट्री में, पूरी कंट्री में जो अल्पभाषी लोग थे, जो कि फ्रेंच बोलने वाले थे, ये अल्पभाषी थे यानी अल्पसंख्यक थे, लेकिन फिर भी नंबर में मतलब अगर देखा जाए तो ये समृद्ध थे ज्यादा, ठीक है, ताकतवर थे और समृद्ध थे। जबकि जो बहुभाषी लोग हैं या फिर कह सकते हैं जो बहुसंख्यक हैं, डच भाषी लोग, इनको काफी ज्यादा बाद में जाकर आर्थिक कह सकते हैं कि लाभ मिला, या फिर शिक्षा वगैरह में, बाकी सब चीजों में बहुत लेट लाभ मिला। लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं जो कि फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ये ज्यादा समृद्ध और कैसे थे, ताकतवर थे। तो यही समस्या थी यहाँ पर इन दोनों को ही लेकर, यानी फ्रेंच भाषी लोगों के बीच में और डच भाषी लोगों के बीच में जो है बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। ये डच भाषी लोग कहा करते थे कि हम लोग तो नंबर में मतलब हम अल्प बहुसंख्यक हैं, फिर भी हम ज्यादा विकसित नहीं हैं, हमारा ज्यादा विकास नहीं है, हमारा पार्टिसिपेशन कम है। तो ये क्या हुआ, कंट्री में एक प्रॉब्लम उठी, ठीक है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब देना था सरकार को। जैसे कि हमारे कंट्री में भी अगर देखा जाए कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई चीज अगर लोगों को पसंद नहीं आती तो फिर वो आंदोलन करने लगते हैं या फिर प्रेशर ग्रुप्स आते हैं आगे, तो फिर सरकार को उस बारे में सोचना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, ये लोग जब टकराव की स्थिति में बनने लगे, काफी टकराव देखने को भी मिला देश में, तब सरकार ने कुछ इसके लिए कुछ नीतियां निकाली, कुछ सोल्यूशन निकाला। अभी इसको फिलहाल ये छोड़ देते हैं, क्या सोल्यूशन निकाला ये हम बाद में देखेंगे, है ना। अभी हम एक और कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहली चीज क्या आई, सिमिलैरिटी। यहाँ पर देखेंगे हम सिमिलैरिटी देखेंगे दोनों ही कंट्रीज में। अगर हम बात करें बेल्जियम की और श्रीलंका की, तो बेल्जियम में क्या देखने को मिला आपको, लैंग्वेज प्रॉब्लम, और सेम प्रॉब्लम हमें श्रीलंका में भी देखने को मिलेगी। क्या है वो, लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या थी कि जो बहुसंख्यक थे उनको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, जबकि जो अल्पसंख्यक थे उनको ज्यादा फायदा दिया जा रहा था। अब देख लेते हैं एक बार श्रीलंका की कंडीशन क्या थी। तो श्रीलंका कंट्री, सबसे पहले तो नाम देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है। श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य, अगर इसका आज के टाइम में नाम देखा जाए तो ये आपका
श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। और इसका ये ध्वज है और ये आपका इसका चिन्ह है। बेटा एक बात ना हमेशा ध्यान रखना कि जो आप फ्लैग्स है ना, आपको बहुत ही कम फ्लैग्स याद होंगे कंट्रीज के, ठीक है। अपने आसपास की कंट्री के तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। अमेरिका यूके वगैरह का तो आपको याद ही होगा फ्लैग, लेकिन ज्यादातर आपकी कंट्रीज के आपको मोस्टली कंट्रीज के फ्लैग भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस टीचर से ना ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ना सब कुछ पता है, यानी जनरल अवेयरनेस की जितनी सारी चीजें ना वो आपको पता होंगी ही होंगी। आपका लेवल जितना ज्यादा होगा ना, टीजीटी है, पीजीटी है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अच्छा तुम्हें ये नहीं पता, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक गूगल पे सर्च करते रहा करो कि कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है, या फिर ये इसकी लोकेशन क्या है एग्जैक्ट, या फिर इसमें आज के टाइम में क्या चल रहा है, जो आपने काफी टाइम पहले पढ़ा था उस कंट्री के बारे में। जैसे आपके नेपाल वगैरह में चैप्टर्स हैं, तो वो उस वक्त की बात हो रही है 2006 की, लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखो तो सिचुएशन चेंज मिलेगी, तो आपको उस चीज का भी अपडेट करके रखना है ना। तो देखिए श्रीलंका के बारे में हो गया, बात करते हैं श्रीलंका में क्या हुआ था। तो ये पूरा एरिया है, आपको ये वाला एरिया अलग, येलोइश एरिया अलग दिख रहा है, ये थोड़ा सा ऑरेंज में है आपको अलग दिख रहा है, और ये एक और कलर है थोड़ा सा डार्क में, ये तीसरा एरिया आपको दिखेगा, है ना। तो इसकी जातीय बनावट देख लेते हैं। जातीय शब्द हमने पहले डिस्कस कर लिया है ना। तो श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट अगर देखें तो ये एक द्वीपीय देश है, जैसे कि पता है इंडिया के बाद, इंडिया के साउथ में ये आपकी कंट्री है, जो कि भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा से, हम तो हरियाणा को पकड़ के बैठ गए हैं इस चैप्टर में ना, तो हम तो इसके 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर है ना। दोनों ही कंट्रीज में हम साथ के साथ कंपेयर करते चलेंगे इनको। बेल्जियम की कंडीशन देखें तो वहां पर आपको अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग देखिए, आपने ये देखा कि कौन से जगह पर कौन सी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। यहाँ भी आपको कंडीशन देखने को मिली है कि अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये जो भारत की बात हो रही है ना, इंडिया के साउथ से भी काफी लोगों को जो है गुलाम बना के लेके जाया गया था, क्योंकि श्रीलंका जो था ना ये ब्रिटिश रूल के अंडर था, तो इसको यहाँ पर भी गुलाम भेजे जाते थे, एक तरीके से स्लेव्स भेजे जाते थे, और वो स्लेव्स फिर यहीं रह गए, है ना। तो वो श्रीलंकाई कुछ तो श्रीलंकाई तमिल थे, कुछ भारतीय हिंदुस्तानी तमिल भी वहां पर रहते हैं, है ना। तो ये दोनों ही सिचुएशन है। देश की आबादी का लगभग 74% भाग जो है वो सिंहलियों का है। एक वर्ड हमारे पास कौन सा आया, सिंहली, ठीक है, सिंहली समुदाय, और दूसरा आया हमारे पास तमिल, ठीक है। ये 2 सिचुएशन हमें देखनी है। आई होप आपने चैप्टर पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर ज्यादा जो भाग है वो 74% सिंगलीज का देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। इनका बोलबाला यहाँ पर, यानी बहुसंख्यक जो है वो आपको पता चल गया है सिंगली है। अब मुझे बताइए जल्दी से कि बेल्जियम में बहुसंख्यक कौन थे कंट्री में, जल्दी बताइए क्विकली, और अभी आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। बेल्जियम में बहुसंख्यक कौन थे, एमसीडी यानी डच, ठीक है, एमसीडी यानी डी वाला डच। और अगर मैं बोलूं कि ब्रसेल्स में जो थे बहुसंख्यक कौन थे, एमबीएफ यानी फ्रेंच लोग, अपोजिट बिल्कुल। एक भी आपको याद रह जाएगा तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट ही था। तो इस तरीके से 74% यहाँ पर सिंगली है, और 18% कौन है, तमिल्स है, सिंगली तमिल्स, है ना। सिंगली 74% है, और तमिल कितने हैं यहाँ पर, लगभग 18%। अब इनमें भी अगर तमिल की बात करें तो तमिल्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे आगे। कुछ थे यहाँ पर श्रीलंकाई तमिल, कुछ थे यहाँ पर आपके इंडिया से आए हुए तमिल, ठीक है, यानी हिंदुस्तानी तमिल। और इनका नंबर लगभग कितना था श्रीलंकाई तमिलों का, लगभग 13%, है ना। और एरिया की अगर बात करें तो ये तमिल मोस्टली किधर रहते थे, ये मैं आपको एक एक चीज बता रही हूँ ताकि स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर पूछ ली जाए तो कोई परेशानी हो ही ना। ये थे आपके उत्तर पूर्वी एरिया में, है ना। अब अगर बात करें तमिल्स, तो तमिल्स के अलावा, सिंघली तमिल, इनके अलावा कुछ क्रिश्चियंस भी थे, यानी कुछ ईसाई भी थे। ये थे लगभग 7%। ईसाई कितने थे, लगभग 7%। और ये दोनों ही भाषा बोलने वाले थे, सिंघली भाषा और तमिल भाषा, दोनों तरीके की भाषा ही ये बोलते थे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंघली जो थे 74% थे,
तमिल जो थे वो लगभग 18% थे और इन तमिल में भी दो पार्ट में डिवाइड थे, श्रीलंकाई तमिल और इंडिया के तमिल। इसके अलावा थर्ड भी एक कैटेगरी थी जो थी आपकी ईसाइयों की, जिनका नंबर कम था 7% और ये दोनों ही भाषा बोलने वाले लोग थे। ये क्लियर हो गया? चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये टेबल मैंने यहां से हटा दिया अभी, ठीक है, इसमें हमने क्लियर कर लिया है सब। चलिए मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम बहुसंख्यकवाद, यानी जो लोग नंबर में ज्यादा हैं, यहाँ पर मेंशन तो है ही, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यानी मेजोरिटेरियनिज्म। ये देखिए ये नंबर ज्यादा है लोगों का है और ये लोग कम है ना। तो जब ये लोग अपनी चलाने लगते हैं इन लोगों पर या फिर पूरे देश में, तो फिर ये लोग भी क्या करेंगे, टकराव की स्थिति में बनने लगेंगे। फिर इन दोनों के बीच में क्या होगा, टकराव देखने को मिलेगा, यानी कॉन्फ्लिक्ट देखने को। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में ये सिचुएशन क्या थी लैंग्वेज को लेकर। यहाँ पर अगर बेल्जियम की बात करें तो डच और जो फ्रेंच भाषी लोग थे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, और यहाँ पर श्रीलंका में सिंघला वर्सेस तमिल जो लोग थे इनके बीच में, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। उसके बाद इनकी कुछ डिमांड्स हुई और उसके बाद फिर इनके सोल्यूशन किस तरीके से अलग अलग कंट्री ने दिए वो देखेंगे हम। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ये बहुसंख्यकवाद क्या होता है ये हमने पहले ही पढ़ लिया, फिर एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से क्या करेगा, देश पर शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या फिर इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। यानी बहुसंख्यकवाद में क्या देखने को मिलता है कि वो अपनी जो इच्छा है उसको दूसरों के ऊपर थोप देते हैं बिना ही सोचे समझे कि उनकी भी कोई एग्जिस्टेंस है, वो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस का ही ध्यान रखते हैं। तो ये करते हुए ही कुछ एक फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कि जो श्रीलंका है वो कब आजाद हुआ था, सबसे पहले ये देखते हैं। यहां पर ही लिख देती हूं मैं, श्रीलंका है ये, इसको फ्रीडम मिली थी 1948 में, ठीक है, यानी आजाद हुआ था श्रीलंका 1948 में, और लोकतांत्रिक सरकार बनी थी यहाँ पर। लेकिन जो कह सकते हैं कि प्रभुता रही वो कौन से ग्रुप की रही, सिंघली समुदाय की रही, क्योंकि ये संख्या में ज्यादा थे। किसकी, सिंघली जो संप्रदाय थी या सिंघली समुदाय जो है उसकी जो संप्रभुता थी या फिर कह सकते हैं प्रभुता थी, यानी उसका जो डोमिनेंस है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला यहाँ पर, और इन्हीं की सरकार बनी। 1948 में जब आजाद हुए थे श्रीलंका, तो ये किससे आजाद हुए थे, ब्रिटिश रूल से आजाद हुए थे, इसलिए 4 फरवरी को ये अपना नेशनल डे भी मनाते हैं, इसी चीज को लेकर फ्रीडम को मनाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि 1972 में इसका नाम श्रीलंका रखा गया था। उससे पहले अगर देखें तो इसका नाम क्या था, सिलोन। क्या नाम था, सिलोन। श्रीलंका का पहले नाम सिलोन था, और जब आजादी मिली थी 1948 में तो इसी नाम से, इसी अधिनियम के तहत ही आजादी मिली थी। डोमिनियन, सिलोन डोमिनियन करके इसको आजादी मिली थी। उसके बाद फिर सिंघली समुदाय के लोगों ने मिलकर ही यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, और उसके बाद इन्हीं का दबदबा यहाँ पर बना रहा। अब देखते हुआ क्या था, क्या सिचुएशन आई थी, खराब सिचुएशन क्यों हुई, ऐसी क्या कंडीशन थी जो सिंघली और जो तमिल संप्रदाय है इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो 1956 में एक कानून बनाया गया, एक एक्ट आया, और उस एक्ट को पास किया गया और कहा गया कि जो सिंघली समुदाय है इनकी सर्वोच्चता रहेगी देश पर, ठीक है, यानी इन्हीं को सब कुछ बना दिया गया एक तरीके से। ये सुपर पावर हो गए, सुप्रीमेसी इन्हीं की हो गई। दूसरी बात थी सिंघली जो है इसी को ही एकमात्र राजभाषा ही नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज सिंघली को ही घोषित कर दिया गया, जिससे कि जो तमिल है उनके जो सेंटिमेंट्स है, उनकी जो भावनाएं हैं वो हर्ट हुई, और उनको लगा कि अब वो बेगानेपन वाली फीलिंग आ गई उनके अंदर कि हम तो कुछ भी नहीं है इस देश में, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात है सिंघली जो है, यानी सिंघली जो समुदाय था उसको विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई, यानी कि सारी जो ऐसी पॉलिसीज हैं वो कुछ इस तरीके से बनाई गई जो कि जो लाभ है, जो फायदा है सिर्फ सिंघली समुदाय को ही मिले। दूसरा है यहाँ पर नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार जो है बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी, क्योंकि जो सिंघली समुदाय के लोग थे वो ज्यादातर क्या थे, बौद्ध ही थे। तो इनको संरक्षण देने का मतलब है कि अपने इन्होंने सिंघली जो समुदाय है उसको ही संरक्षण दिया है। तो 1956 का जो कानून था उसके अंदर ये जो कदम थे ये मेन थे।
जिसकी वजह से जो लोग हैं काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। अब जो है क्योंकि तमिल जो है उनको बिल्कुल एक तरफ कर दिया गया, बिल्कुल साइड कर दिया गया देश में कि तुम कुछ नहीं हो, तो तमिल जो थे उन्होंने फिर इस चीज के बारे में टकराव। तो हमने देखा अभी कि श्रीलंका में टकराव की स्थिति देखने को मिली। यहाँ का जो तमिल लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार ही हो रहा था एक तरीके से। ना तो शिक्षा में उनका कुछ है, ना ही जॉब्स में रहा कुछ। इसके अलावा लैंग्वेज को भी थोप दिया गया है उन्हीं के ऊपर। जो राजभाषा है वो सिंहली बन गई है, तो फिर उनको ऐसा लगने लगा कि अल्पसंख्यक जो है वो तो बिल्कुल अब बिल्कुल दबते ही जा रहे हैं। तो इस वजह से गृह युद्ध की स्थिति भी देखने को मिली। दोनों समूहों में हिंसक लड़ाई जो है वो देखने को मिली। अब जो बात आती है वो आती है कि डिमांड क्या रही इन लोगों की, तमिल्स जो थे इनकी डिमांड क्या थी। तो पहली बात तो ये डिमांड, बेसिक डिमांड क्या थी, सबसे पहले तो राजभाषा को लेकर था कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे सिंगली थी ऐसे इन्होंने बोला कि जो तमिल है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात उन्होंने बोला कि हमें क्षेत्रीय स्वायत्तता चाहिए। क्या चाहिए? क्षेत्रीय स्वायत्तता चाहिए, यानी कि रीजनल ऑटोनॉमी। इसके अलावा जो बेसिक चीज होती है वो उसके लिए उन्होंने डिमांड रखी शिक्षा। इसमें हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी शिक्षा के हमें जो जैसे औरों की शिक्षा है ऐसे हमारी शिक्षा भी होनी चाहिए। और जो नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, इन सब चीजों को लेकर भी उन्होंने बात कही कि इनमें भी हमें पीछे नहीं छोड़ना है, हमें भी इसमें अपने साथ ही लेके चलना पड़ेगा। इन सब चीजों को लेकर ही स्ट्रगल देखने को मिला, आंदोलन देखने को मिला, हिंसक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टकराव देखने को मिले, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक और मेनली लैंग्वेज को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल हो गया था। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि 1980s में यहाँ पर क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी। ठीक है, कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे। किस चीज की डिमांड को लेकर? तमिल ईलम की डिमांड को लेकर। किस चीज को? तमिल ईलम की डिमांड को लेकर। तमिल ईलम जो सरकार है इसको लेकर डिमांड होने लगी कि ये आनी चाहिए। ठीक है, तो ये है कि इन दोनों के बीच में टकराव जो है बहुत ज्यादा देखने को मिला और ये टकराव आगे भी बढ़ता चला गया। और इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि काफी टाइम बाद बहुत ज्यादा लोग मारे गए और एंड में जाकर 2009 में ये जो गृह युद्ध है ये समाप्त हुआ। तो 2009 बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा लंबा युद्ध इसको कहा जाता है इस टाइम का, क्योंकि 2009 कहां पर 1980 की बात चल रही है और उससे पहले भी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता ही रहा। और फाइनली जाके 2009 में ये जो गृह युद्ध था ये खत्म हुआ था। अब हम देखेंगे कि बेल्जियम में हमने सिचुएशन देखी लैंग्वेज को लेकर ही थी। वहां पर भी मेन प्रॉब्लम टकराव देखने को मिला, हिंसक टकराव और ज्यादा होता। वहां की जो सरकार थी उसे समझदारी दिखाई। अब ये समझदारी श्रीलंका की सरकार दिखाती तो वहां पर इतने लोग नहीं मरते, ना ही इतने ज्यादा हिंसक कॉन्फ्लिक्ट होते। बेल्जियम में क्योंकि देख लिया था कि हमारे यहाँ पर विविधता बहुत ज्यादा है और सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण जो बन रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस चीज को हम एक काम करते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले जो डच भाषी लोग हैं इस स्थिति से नाराजगी थी उनकी, है ना। हमने यही तो बोला था, कंट्री में ज्यादा नंबर किनका था? डच लोगों का। किनका? डच भाषा बोलने वाले लोगों का। और इन लोगों को ही नाराजगी थी। क्यों? क्योंकि ये तो संख्या में ज्यादा थे लेकिन फिर भी शिक्षा के मामले में और आर्थिक विकास के मामले में पिछड़े हुए थे। तो इसके चलते 50 से 60 के बीच में फ्रेंच और डच बोलने वाले जो समूह है तनाव देखने को मिला। लेकिन डच भाषी जो लोग थे बहुमत में थे, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में ये अल्पमत में थे। लेकिन MBF यानी अगर ब्रुसेल्स की बात करें तो वहां पर जो डच भाषी लोग थे वो अल्पसंख्यक थे। यहाँ पर बहुसंख्यक कौन थे? फ्रेंच भाषी लोग। लेकिन बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन अलग ही तरीके की एक शासन पद्धति को लाने की कोशिश करी, जिससे कि जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है और जो रीजनल डाइवर्सिटी है इनमें कोई भी परेशानियां ना हो, है ना। तो 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन किए। और कितने संशोधन किए थे? 4 संशोधन किए थे। और इसके फलस्वरूप या कह सकते हैं कि इसका परिणाम क्या निकला कि समझदारी के चलते इसने अपने देश को बचा लिया। अब हम देखेंगे कि बेल्जियम के नए संवैधानिक मॉडल की 4 विशेषताएं क्या थी। तो पहली विशेषता क्या थी? केंद्रीय सरकार ने डच और फ्रेंच भाषी जो मंत्री थे इनकी संख्या समान रहनी चाहिए और प्रत्येक को फैसला लेने के लिए क्या होगा? बहुमत का सहारा लेना होगा। बहुमत का सहारा मतलब ये है कि केंद्र सरकार में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी सेंटर में जो सरकार होगी उसमें फ्रेंच भाषी
और डच भाषी जो लोग होंगे, डच भाषी और फ्रेंच भाषी जो लोग होंगे उनकी संख्या क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसा नहीं है कि अगर डच भाषी लोग सेंटर में ज्यादा है तो डच भाषी जो मंत्री होंगे वो ज्यादा होंगे, फ्रेंच कम होंगे, नहीं, उनकी संख्या बिल्कुल इक्वल रहेगी ताकि भेदभाव की स्थिति ना बने। और प्रत्येक अगर आपको कोई विशेष फैसला लेना है तो उसके लिए बहुमत होना चाहिए जिसमें सभी की राय जानना जरूरी होगा, है ना। पहली बात तो ये थी। तो पहला तो था सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से फॉर्म की गई। दूसरा था राज्य सरकारें, यानी जो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो कैसे फॉर्म होगी, है ना। उसमें क्या था कि राज्य सरकारें केंद्र सरकारें के अधीन नहीं होगी, यानी स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको अपने अलग अधिकार दिए गए। वो बिल्कुल कह सकते हैं कि उनको क्षेत्रीय स्वायत्ता दी गई। ऐसे नहीं कि सारे के सारे जो अधिकार हैं वो सिर्फ केंद्र के पास ही हैं, तो ये इसके अधीन नहीं थी। थर्ड है यहाँ पर, अगर किसी क्षेत्र विशेष में अलग सरकार बनती है तो उसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। ब्रुसेल्स में एक ऐसी ही सरकार बनी, यानी ब्रुसेल्स में एक अलग ही तरीके की सरकार देखने को मिली, ठीक है, जिसमें कि क्या कहा गया कि दोनों ही जो ग्रुप्स हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है। यानी कह सकते हैं कि ये एक तरीके से कैपिटल वाली सरकार है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, इसके अलावा आपका स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ पर एक कैपिटल के हिसाब से यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई गई कि समान प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि कैपिटल में प्रॉब्लम थी ना, जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो ज्यादा थे, है ना, और जो डच भाषी लोग थे वो कम थे। तो ये यहाँ पे एक अच्छी बात क्या देखने को मिली, जिस तरीके से सेंटर में डच भाषी लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई फ्रेंच भाषी लोगों को हम नहीं ला रहे हैं, ठीक है, हम नहीं इक्वल होने देंगे। ऐसे ही क्योंकि वहां पे डच भाषी लोगों ने प्रोटेस्ट ही नहीं किया उनके अगेंस्ट, उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये डिसीजन लिया गया कि हम इक्वल रहेंगे नंबर में तो हम इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल में भी यही हुआ कि जो फ्रेंच भाषी लोग थे उन्होंने बोला कि जब हमें सेंटर में पार्टिसिपेशन अच्छा खासा मिल रहा है तो हमें कैपिटल में भी इक्वल रखने में कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो सेंटर और कैपिटल में दोनों में ही सबने बात बहुत ही आराम से मान ली, किसी ने भी बहुसंख्यक होने का फायदा नहीं उठाया, ना तो ही डच लोगों ने ना ही फ्रेंच लोगों ने, दोनों अलग अलग जगहों पर, है ना। तो इस तरीके से कोई भी दिक्कत उनको देखने को नहीं मिली। फोर्थ, हम राज्य सरकारों के अलावा सामुदायिक सरकार यानी यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वो देखने को मिली। इसका क्या काम था, इसमें था कि चाहे कोई भी भाषा के लोग हों सभी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो इनका सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा से जुड़े हुए जो भी विवाद थे इनमें इनका सोल्यूशन करने का अधिकार किसका था, सामुदायिक सरकार का। और सामुदायिक सरकार के बारे में क्या थी कि ये जो सरकार थी, इस सरकार का चुनाव कोई एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें सब भाषा के लोग जो हैं वो सब हों, चाहे वो जर्मन भाषी हों, चाहे वो फ्रेंच बोलने वाले हों या फिर वो डच भाषा बोलने वाले हों। ये थर्ड लेवल की आप इसको गवर्नमेंट कह सकते हैं, तीसरे स्तर की ये सरकार इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके के यहाँ पर डिसीजन लिए गए थे, 4 तरीके के अमेंडमेंट यहाँ पर देखने को मिले। तो ये नया इनका संवैधानिक मॉडल था जो कि काफी ज्यादा कारगर रहा। और गृह युद्ध की जो स्थिति है वो टल गई यहाँ पर। जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा गृह युद्ध चला और बहुत लोग मारे गए, तो ये स्थिति बेल्जियम में नहीं आ पाई। इसी वजह से जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोपीय संघ, इसका जो हेडक्वार्टर जब बनाने की बात हुई तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आया था, इसी का आया था, ब्रुसेल्स का, है ना। इसलिए यूएन का जो हेडक्वार्टर है उसको कहाँ रखा गया, ब्रुसेल्स में रखा है। ब्रुसेल्स की समझदारी और ये सब बेल्जियम की समझदारी और सब चीज देखते हुए ये लिखा ना, यूरोपीय संसद ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित। तो ये इसी वजह से इसी चीज का परिणाम था, ब्रुसेल्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली इस चीज के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज देखने को मिलती है, हमें क्या समझने को मिलता है यहाँ पर, आपसे अगर क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका और बेल्जियम की कंडीशन आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो तो कहीं ना कहीं एक जैसी थी, लैंग्वेज को लेकर थी, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को लेकर थी, लेकिन उसको जो हैंडल करने का जो तरीका था दोनों ही सरकारों का अलग तरीके से था। दोनों ही लोकतांत्रिक सरकार थी लेकिन दोनों का ही चीजों को हैंडल करने का तरीका अलग था। जो अगर कहें कि अकोमोडेशन जो थी बेल्जियम की बहुत ही ज्यादा बढ़िया रही थी और इसने अपनी कंट्री को एक तरीके से बचा लिया था, ठीक है। इसके जो अमेंडमेंट हुए थे 4, काफी ज्यादा उससे उनको फायदा हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर सत्ता की साझेदारी के क्या कारण है, या कह सकते हैं आप उनके रूप क्या है, आप ये चीज कह सकते हैं कि क्या चीज थी। तो यहाँ पर पहला है समझदारी भरा,
और दूसरा है नैतिक कारण। इसको समझदारी भरा को आप युक्तिपूर्ण भी कह सकते हैं और इसको आप नैतिक कहेंगे, युक्तिपूर्ण और नैतिक। तो यहां पर सबसे पहला है युक्तिपूर्ण। ठीक है, युक्तिपूर्ण में क्या है कि सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है और समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकता है। तो ये जो है एकदम सही तरीका है जो कि बेल्जियम ने अपनाया था। ये था आपका समझदारी भरा। और दूसरा है आपका नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है, इसमें क्या होता है, लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण करना। यानी लोकतंत्र के बारे में बात होती है लेकिन इसमें सारी बात जो होती है नैतिक रूप इसको दे दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि सत्ता का जो बंटवारा है उसका काफी महत्व है, लेकिन जो समझदारी भरा है ये क्या कहता है, ये कहता है ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स यानी कि जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है हम उसको ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो लोकतंत्र की आत्मा सही है, टकराव का अंदेशा कम होगा इस वाले सिचुएशन से। दूसरा है इसमें सत्ता में हिस्सा देना जरूरी है और इस वाले से युक्तिपूर्ण जो है समझदारी भरा, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें राजनीतिक स्थिरता देखने को मिलती है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि क्योंकि जब टकराव नहीं होंगे तो क्या होगा, शांति बनी रहेगी देश में, तो जो पॉलिटिकली स्टेबल रहेगी गवर्नमेंट या हमारे कंट्री। लेकिन दूसरी वाली सिचुएशन है उसमें सिर्फ हम लोकतंत्र में क्या चीज है क्या नहीं है वो चीज देखते रह जाएंगे और यहाँ पर जो बेटर वाली चीज है, बढ़िया वाली चीज है, वो निकल कर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन हमने यहाँ पर देख ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सत्ता की साझेदारी के रूप। ठीक है, इसमें आपको 4 तरीके से बताया गया है। पहला है आपका क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण यानी आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। हमने बात की थी जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे देश में ताकि सही तरीके से सब काम हो जाए। तो क्षैतिज वितरण कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो है सत्ता का बंटवारा देखने को मिलता है। दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण, ये आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का आपको बंटवारा देखने को मिलता है। अभी इनको हम चारों को अच्छे से समझेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामुदायिक, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में होना चाहिए। और फोर्थ है आपका विभिन्न दबाव समूहों और ये जो आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इसके अलावा आंदोलन के द्वारा भी सत्ता का बंटवारा देखने को मिलता है। तो पावर शेयरिंग, अगर हम सरकार की बात करें कि सरकार किस तरीके से फॉर्म होती है, तो अगर क्षैतिज बात करें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो इसमें ऊपर गवर्नमेंट है ये, और गवर्नमेंट ने जो अपनी जो पावर है वो विधायिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। अब इसमें क्या होता है कि लेवल तो एक ही है, इनका लेवल तो एक ही है, लेकिन ये अपने अपने लेवल पर रहकर काम करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी क्षैतिज एकदम। इसमें क्या होता है, इसमें क्या चीज देखने को मिलती है और इसको दूसरे नाम से भी आप जानते हैं, ये आपका नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। इसके अलावा इसको अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं। किसको? हॉरिजॉन्टल वाले को। अच्छा देखिए, क्योंकि जो कार्यपालिका है, जो हमारी कार्यपालिका है वो किसके अधीन है, वो हमारे संसद के अधीन है। ठीक है, कार्यपालिका जो है वो संसद के अधीन होती है। अगर हम न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका की, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका, है ना। न्यायपालिका की नियुक्ति में किसका रोल होता है? कार्यपालिका का। इसके अलावा अगर न्यायपालिका की बात करें, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, कोर्ट्स वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये जो कोर्ट्स हैं ये ही किस पर एक तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं, कार्यपालिका पर भी और विधायिका पर भी। तो हम ये कह सकते हैं कि हालांकि एक ही स्तर पर, एक ही लेवल पर ये अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी पावर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनकी पावर को भी लिमिट कर दिया गया है, यानी एक दूसरे पर ही कंट्रोल रखते हैं। तो पूरी तरीके से फ्री भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत स्वतंत्रता के साथ ये काम भी करते हैं, फ्रीली काम भी करते हैं। तो ये है, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके पास पावर बहुत ही ज्यादा असीमित पावर है जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल भी होता है, इसलिए इसको बोला है चेक्स एंड बैलेंसेस। ये वाली व्यवस्था कहा जाता है हॉरिजॉन्टल वाले को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो।
दूसरा है आपका ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या है, सबसे पहले आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर आपकी पंचायत या सामुदायिक सरकार होती है। ठीक है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे पंचायत बोलते हैं, नगर पालिका ने और नगर निगम पंचायत, ये सब आपकी क्षेत्रीय लेवल कह सकते हैं कि आपकी क्षेत्रीय लेवल पे होती है, यानी थर्ड वाला जो लेवल है उस पे होती है। ये आपकी स्टेट वाली गवर्नमेंट, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट और ये आपकी रीजनल गवर्नमेंट कह सकते हैं एक तरीके से, यानी या फिर लोकल गवर्नमेंट आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सत्ता का बंटवारा आपको देखने को मिलता है वो आपका उच्चतर लेवल से कहाँ देखने को मिलता है, निम्नतर लेवल पे देखने को मिलता है। यानी हमारे पास अलग अलग से काम करने के लिए अलग अलग सरकार है। सारा का सारा जो कह सकते हैं पावर है वो एक के पास नहीं है कि केंद्र सरकार के पास सारी पावर है, वो अपनी पॉलिसीज बनाएगी, बिल्कुल उस पर कंट्रोल रखेगी और उसके अंडर सबको उसी की तरीके से काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सबको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे पास और हमारे पास लोकल गवर्नमेंट भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामुदायिक सरकार की। सामुदायिक सरकार देखिए, यहाँ पर जो हमने बात की थी थर्ड वाली सामुदायिक सरकार, ये हमने बेल्जियम के संदर्भ में की थी कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार जिस तरीके से बनी थी। तो यहाँ पर थर्ड वाले का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बैकवर्ड ग्रुप्स हो जाते हैं, उनको पार्टिसिपेशन देना, या कह सकते हैं कि सभी को पार्टिसिपेशन इसमें देने के लिए बोला जाता है कि कोई भी समुदाय हो, सभी पार्टिसिपेट करेंगे देश को बनाने में और सभी के पास पावर होगी। और यहाँ पर स्पेशली महिलाओं की बात भी की गई है, ठीक है, कि इनको कहाँ कहाँ पर लाया जाएगा, विधायिका में भी, प्रशासन में भी इनको लाने की बात की गई है। इसमें इनकी हिस्सेदारी जरूरी है, ये भी कहा गया है। साथ ही में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको भी साथ में लेकर चलने की बात की गई, क्योंकि ये देश सभी का है, किसी एक का नहीं, इसमें सभी लोग रहते हैं, तो सभी की पार्टिसिपेशन यहाँ पर जरूरी है। फोर्थ यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका दबाव समूह और आंदोलन। आपको पता है जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं इन सबका काम क्या होता है, इन सबका काम होता है जो सरकार की नीतियां हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है, या फिर उनमें चेंज लाना। इसके अलावा जो आंदोलन है यानी जो मूवमेंट्स होते हैं आपके, ये भी यही काम करते हैं कहीं ना कहीं कि जो सरकार की नीतियां हैं वो लोगों के अगेंस्ट है, उनको लग रहा है कि वो चीज सही नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट फिर आंदोलन करते हैं, तो सरकार उसमें चेंजेस ले आते हैं। जैसे कि हमारे देश में भी काफी सारे आंदोलन आपको देखने को मिले हैं। प्रेशर ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं आपके एक तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो अपने अलग ग्रुप बना लेते हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन में आपने देखा होगा किसान जो ग्रुप्स थे वो काफी एक्टिव थे। इसके अलावा औद्योगिक और भी ग्रुप हो सकते हैं, मजदूर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अपने एक जैसे हित वाले पूरे समूह होते हैं जो कि अपने पर्टिकुलर हित के लिए काम करते हैं और नीतियों को चेंज करवाना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि दबाव समूह जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि दबाव समूह का काम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना या फिर अपनी सरकार बनाना नहीं होता, सिर्फ सरकार की पॉलिसीज को एक तरीके से बैलेंस करवाने का काम होता है, कंट्रोल करने का कहीं ना कहीं काम होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आपका प्रॉपर चैप्टर। अभी शाम को आपकी वीडियो आएगी एमसीक्यूज की वीडियो, उसको देखना ना भूले। मेरी पूरी कोशिश है कि चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना और यहाँ पर कोई भी एक चीज आपकी रह ना जाए, है ना। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। कहीं डाउट हो तो बताना जरूर, कोई आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए पोस्टर अकेडमी के साथ और संभव बैच जो है उसको ऐसे ही आप अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।